दोस्तों, आज की कहानी है बहन के विधवा होने पर भाई का बदला व्यवहार। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कमलेश के बिछड़े 2 साल बीत चुके थे। एक शाम पापा के दोस्त आलोक जी मुझे हार्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर नवीन के क्लिनिक में मिले। उनकी विधवा बेटी सरिता उनके साथ थी। बातों बातों में मालूम पड़ा कि आलोक जी को एक दिल का दौरा 4 महीने पहले पड़ चुका था। उनकी बूढ़ी बीमार आंखों में मुझे जिंदगी खो जाने का भय साफ नजर आ रहा था। उन्हें और उनकी बेटी सरिता को मैंने उस दिन अपनी कार से घर तक छोड़ा। तिवारी जी ने अपनी जिंदगी के दुखड़े सुनाकर अपना मन हल्का करने के लिए मुझे चाय पिलाने के बहाने रोक लिया था। कुछ देर उन्होंने मेरे हालचाल पूछे और फिर अपने दिल की पीड़ा मुझसे बयान करने लगे। मेरा बेटा अमेरिका में अपनी पत्नी व बच्चों के साथ ऐश कर रहा है। वह मेरी मौत की खबर सुनकर भी आएगा कि नहीं मुझे नहीं पता। तुम ही बताओ कि सरिता को मैं किसके भरोसे छोड़कर दुनिया से विदा लूं। शादी के साल भर बाद ही इसका पति सड़क दुर्घटना में मारा गया था। मेरे दुख गर्ज बेटे को जरा भी चिंता नहीं है कि उसकी बहन पिछड़े 24 साल से विधवा होकर घर में बैठी है। उसने कभी दिलचस्पी। तभी सरिता चाय नाश्ते की ट्रे लेकर कमरे में आई और अपने पापा को टोक दिया। पापा, भैया के रूखेपन और मेरी जिंदगी की कहानी सुनाकर मनोज को बोर मत करो। मैं टीचर हूँ और अपनी देखभाल खुद बहुत अच्छी तरह से कर सकती हूँ। चाय पीते हुए मैंने उससे सवाल पूछ लिया था, सरिता, तुमने दोबारा शादी क्यों नहीं की? मेरे जीवन में जीवन साथी का सुख लिखा होता तो मैं विधवा ही क्यों होती? उसने लापरवाही से जवाब दिया, यह तो कोई दलील नहीं हुई। जिंदगी में कोई हादसा हो जाता है तो इसका मतलब यह नहीं कि फिर जिंदगी को आगे बढ़ने का मौका ही ना दिया जाए। तो फिर यूँ समझ लो कि पापा की देखभाल की चिंता ने मुझे शादी करने के बारे में सोचने ही नहीं दिया। अब किसी और विषय पर बात करें। उसकी इच्छा का सम्मान करते हुए मैंने बातचीत का विषय बदल दिया था। मैं उनके यहाँ करीब 2 घंटे रुका। सरिता बहुत हंसमुख थी। उसके साथ गपशप करते हुए समय के बीतने का एहसास ही नहीं हुआ था। सरिता से मुलाकात होने के बाद मेरी जिंदगी उदासी व निरसता को कोहरे से बाहर निकाल आई थी। मैं हर दूसरे तीसरे दिन उसके घर पहुंच जाता। हमारे बीच दोस्ती का रिश्ता दिन पर दिन मजबूत होता गया था। कुछ हफ्ते बाद आलोक जी की बाईपास सर्जरी हुई, पर वे बेचारे ज़्यादा दिन जिंदा नहीं रहे। हमारी पहली मुलाकात के करीब 6 महीने बाद उन्होंने जब अस्पताल में दम तोड़ दिया, तब मैं भी सरिता के साथ उनके पास खड़ा था। मनोज, सरिता का ध्यान रखना, हो सके तो इसकी दूसरी शादी करवा देना। मुझसे अपने दिल की इस इच्छा को व्यक्त करते हुए उनकी आवाज़ में जो गहन पीड़ा व बेबस के भाव थे, उन्हें मैं कभी नहीं भूल सकूंगा। आलोक जी के देहांत के बाद भी मैं सरिता से मिलने नियमित रूप से जाता रहा। हम दोनों ही चाय पीने के शौकीन थे, इसलिए उसने मिलने का सबसे अच्छा बहाना साथ साथ चाय पीने का था। मेरी जिंदगी अच्छी तरह से आगे बढ़ रही थी कि एक दिन मेरे दोनों बेटे गंभीर मुद्रा बनाए मेरे कमरे में मुझसे मिलने आए थे। पापा, आप कुछ दिनों के लिए चाचा जी के यहाँ रह आओ। जगह बदल जाने से आपका मन बहल जाएगा। बेचैन राजेश ने बातचीत शुरू की। मुझे तंग होने को उस छोटे से शहर में नहीं जाना है। वहाँ ना बिजली है ना पानी। अगर मन किया तो तुम्हारे चाचा के घर कभी सर्दियों में जाऊँगा। मैंने अपनी राय उन्हें बता दी। राजेश ने कुछ देर की खामोशी के बाद आगे कहा, कोई भी इंसान अकेलेपन व उदासी का शिकार हो गलत फैसले कर सकता है। पापा, हमें उम्मीद है कि आप कभी ऐसा कोई कदम नहीं उठाएंगे जो समाज में हमें गर्दन नीचे करके चलने पर मजबूर कर दे। क्या मतलब हुआ तुम्हारी इस बेसिर पैर की बात का? तुम ढके छिपे अंदाज में मुझसे क्या कहना चाह रहे हो? मैंने माथे में बल डाल लिए। रवि ने मेरा हाथ पकड़कर भावुक लहजे में कहा,
हम माँ की जगह किसी दूसरी औरत को इस घर में देखना कभी स्वीकार नहीं कर पाएंगे पापा, पर मेरे मन में दूसरी शादी करने का विचार नहीं है। फिर तुम इस विषय को क्यों उठा रहे हो? मैं नाराज हो उठा था। वह चालाक औरत आपकी परेशान मानसिक स्थिति का फायदा उठाकर आपको गुमराह कर सकती है। तुम किस चालाक औरत की बात कर रहे हो? सरिता आंटी की, पर वह मुझसे शादी करने की बिल्कुल इच्छुक नहीं है। और आप? राजेश ने तीखे लहजे में सवाल किया। वह इस समय मेरी सबसे अच्छी दोस्त है। मेरी जिंदगी की एक रास्ता को मिटाने में उसने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मैंने धीमी आवाज में उन्हें सच बता दिया। पापा, आप खुद समझदार हैं और हमें विश्वास है कि हमारे दिल को दुखी करने वाला कोई गलत कदम आप कभी नहीं उठाएंगे। राजेश की आंखों में एक एक आंसू छलकते देख मैंने आगे कुछ कहने के बजाय खामोश रहना ही उचित समझा था। अगली मुलाकात होने पर जब मैंने सरिता को अपने बेटों से हुई बातचीत की जानकारी दी तो वह हंसकर बोली थी, मनोज, तुम मेरी तरह मस्त रहने की आदत डाल लो। मैंने देखा है कि जो भी अच्छा या बुरा इंसान की जिंदगी में घटना होता है वह अपने सही समय पर घट ही जाता है। तुम्हारी यह बात मेरी समझ में ढंग से आई नहीं है। सरिता, तुम कहना क्या चाह रही हो? मेरे इस सवाल का जवाब सरिता ने शब्दों से नहीं बल्कि रहस्यपूर्ण अंदाज में मुस्कुरा कर दिया था। सप्ताह भर बाद मैं शाम को पार्क में बैठा था, तब तेज बारिश शुरू हो गई। बारिश करीब 1.5 घंटे बाद रुकी और मैं पूरे समय एक पेड़ के नीचे खड़ा भीगता रहा था। रात होने तक शरीर तेज बुखार से तपने लगा और खांसी जुकाम भी शुरू हो गया। 3 दिन में तबीयत काफ़ी बिगड़ गई तो राजेश और रवि मुझे डॉक्टर को दिखाने ले गए। उन्होंने चेकअप करके बताया कि मुझे निमोनिया हो गया है और उनकी सलाह पर मुझे अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। तब तक दोनों बहुएं ऑफिस जा चुकी थी। राजेश और रवि दोनों गंभीर मुद्रा में यह फैसला लेने की कोशिश कर रहे थे कि मेरे पास कौन रुके। दोनों को ही ऑफिस जाना जरूरी लग रहा था। तब मैंने बिना सोच विचार में पड़े सरिता को फोन कर अस्पताल में आने के लिए बड़े हक से कह दिया था। सरिता को बुला लेना मेरे दोनों बेटों को अच्छा तो नहीं लगा, पर मैंने साफ नोट किया कि उनकी आंखों में राहत के भाव उभरे थे। अब वो दोनों ही बेफिक्र होकर ऑफिस जा सकते थे। कुछ देर बाद सरिता उन दोनों के सामने ही अस्पताल आ पहुंची और आते ही उसने मुझे डांटना शुरू कर दिया। क्या ज़रूरत थी बारिश में इतना ज़्यादा भीगने की? क्या किसी रोमांटिक फिल्म के हीरो की तरह बारिश में गाना गा रहे थे? तुम्हें तो पता है कि मैं ट्रेजेडी किंग हूँ, रोमांटिक फिल्म का हीरो नहीं। मैंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, तुम्हारे पापा से बातों में कोई नहीं जीत सकता। कहते हुए वह राजेश और रवि की तरफ देखकर बड़े अपनेपन से मुस्कुराई और फिर कमरे में बिखरे सामान को ठीक करने लगी। बिल्कुल यही डायलॉग कमलेश हजारों बार अपनी जिंदगी में मुझसे बोली होगी। मेरी आंखों में अचानक ही आंसू भर आए थे। तब सरिता भावुक होकर बोली, यह मत समझना कि दीदी नहीं है तो तुम अपनी सेहत के साथ खिलवाड़ कर सकते हो। समझ लो कि कमलेश दीदी ने तुम्हारी देखभाल की जिम्मेदारी मुझे सौंपी है। तुम तो उससे कभी मिली ही नहीं, फिर यह जिम्मेदारी तुम्हें वह कब सौंप गई? वह मेरे सपने में आई थी और अब अपने बेटों के सामने मुझसे डांट नहीं खाना चाहते हो। ज़्यादा न बोलकर आराम करो। उसकी डांट सुनकर मैंने किसी छोटे बच्चे की तरह अपने होठों पर उंगली रखी तो राजेश और रवि भी मुस्कुरा उठे थे। मेरे बेटे कुछ देर बाद अपने अपने ऑफिस चले गए थे। शाम को दोनों बहुएं मुझसे मिलने ऑफिस से सीधी अस्पताल आई थी। सरिता ने फोन करके उन्हें बता दिया था कि मेरे लिए घर से कुछ लाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरे लिए खाना तो वहीं बनाकर ले आएगी। मैं 4 दिन अस्पताल में रहा था। इस दौरान सरिता ने छुट्टी लेकर मेरी देखभाल करने की पूरी जिम्मेदारी अकेले उठाई थी। मेरे बेटे बहुओं को एक दिन के लिए भी ऑफिस से छुट्टी नहीं लेनी पड़ी थी। सरिता और उन चारों के बीच संबंध सुधरने का शायद यही सबसे अहम कारण था।
अस्पताल छोड़ने से पहले मैंने सरिता से अचानक ही संजीदा लहजे में पूछा था, क्या हमें अब शादी नहीं कर लेनी चाहिए? अभी ऐसा क्या खास घटा है जो यह विचार तुम्हारे मन में पैदा हुआ है? उसने अपनी आंखों में शरारत भरकर पूछा। तुमने मेरी देखभाल वैसे ही की है जैसे एक पत्नी पति की करती है। दूसरे मेरे बेटे बहू तुमसे अब खुलकर हंसने बोलने लगे हैं। मेरी समझ में यह अच्छा मौका है कि उन्हें जल्दी से ये बात बता देना चाहिए कि हम शादी करना चाहते हैं। सरिता ने आंखों में खुशी भरकर कहा, अभी तो तुम्हारे बेटे बहुओं के साथ मेरे दोस्ताना संबंधों की शुरुआत ही हुई है मनोज। इसका फ़ायदा उठाकर मैं पहले तुम्हारे घर आना जाना शुरू करना चाहती हूँ। हम शादी करने की अपनी इच्छा उन्हें कब बताएंगे, इस मामले में धैर्य रखना सीखो मेरे अच्छे दोस्त। उसने पास आकर मेरा हाथ प्यार से पकड़ लिया। कल तक वे सब मुझे नापसंद करते थे, पर आज मेरे साथ ढंग से बोल रहे हैं। कल को हमारे संबंध और सुधरे तो शायद वे स्वयं ही हम दोनों पर शादी करने को दबाव डालेंगे। क्या ऐसा कभी होगा भी? मेरी आवाज़ में विश्वास के भाव साफ झलक रहे थे। जो होना होता है, यही समय आ जाने पर वह घट कर रहता है। उसने मेरा हाथ होठों तक लाकर चूम लिया था, पर मेरा दिल, मैं बोलते बोलते झटके से चुप हो गया। हाँ, अपने दिल की बात बेहिचक बोलो। मेरा दिल तुम्हें जी भर कर प्यार करने को करता है। अपने दिल की बात बताकर मैं खुद ही शर्मा गया था। पहले खिलखिलाकर वह हंसी और फिर शर्माती हुई बोली, मेरे रोमियो, अपनी शादी के मामले में हम बच्चों को साथ लेकर चलेंगे। जल्दबाजी में हमें ऐसा कुछ नहीं करना है जिससे उनका दिल दुखे। मेरी समझ से चलोगे तो ज़्यादा देर नहीं है जब वो चारों ही मुझे अपनी नई माँ का दर्जा देने को खुशी खुशी तैयार हो जाएंगे। तुम सचमुच बहुत समझदार हो सरिता। मैंने दिल से उसकी तारीफ की। थैंक यू। उसने आगे झुककर मेरे होठों को पहली बार प्यार से चूमा तो मैं मेरे रोम रोम में खुशी की लहर दौड़ गई थी।